हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्मार्ट आईएएस फाउंडेशन। आज हम कर रहे हैं डेली करंट अफेयर्स ऑफ 8 जुलाई। 8 जुलाई का करंट अफेयर्स में हम थोड़ा डिले चल रहे हैं, बट आज हम ये दो टॉपिक करने वाले हैं और फिर आगे आपको जल्दी ही 9 जुलाई का भी डेली करंट अफेयर्स मिलेगा। तो आज हम करने वाले हैं दो टॉपिक्स, ऑल अबाउट द यूएई's न्यू गोल्डन वीजा स्कीम फॉर इंडियंस। यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ने न्यू गोल्डन वीजा स्कीम निकाला है, और वो भी इंडियंस के लिए। वीजा आप समझते हो, ये गोल्डन वीजा स्कीम है, उसमें भी नया गोल्डन वीजा स्कीम है जो आईआर के लिहाज से इंपॉर्टेंट है और नेक्स्ट ईयर प्रीलिम्स के लिहाज से भी काफी इंपॉर्टेंट होगा। सेकेंड टॉपिक इज इंडियन हेल्थ केयर अचीवमेंट्स एंड माइलस्टोन्स। ये इस साल मेंस के लिहाज से काफी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक होगा। इसमें बहुत सारे ऐसे डेटा होंगे, बहुत सारे ऐसे डिटेल्स होंगे जो डायरेक्टली आप मेंस में यूज कर पाओगे अगर हेल्थ केयर के ऊपर कोई भी क्वेश्चन आता है। और डायरेक्टली एक क्वेश्चन हेल्थ के ऊपर आने की गारंटी या आने का चांसेस जो है रहता है, क्योंकि हेल्थ जो है डायरेक्टली एक सिलेबस में मेंशन्ड है। अब आज अगर कुछ भी नया वर्ड आप सीखते हो तो डायरेक्टली आप कमेंट में मेंशन कर सकते हो कि कौन सा नया वर्ड आपने सीखा है, कौन सा नया कीवर्ड आपने सीखा है। तो स्टार्टिंग विद द फर्स्ट टॉपिक, ऑल अबाउट द यूएई's न्यू गोल्डन वीजा स्कीम फॉर इंडियंस। इंडियंस के लिए नया गोल्डन वीजा स्कीम क्या है? द आर्टिकल एक्सप्लेन्स द यूएई's इंट्रोडक्शन ऑफ ए न्यू लाइफ टाइम गोल्डन वीजा। लाइफ टाइम मतलब एक बार इंडियन को वीजा मिल गया, वो लाइफ टाइम गोल्डन वीजा दिलाने की बात कर रहे हैं। और वीजा क्या होता है? सामने वाली कंट्री अप्रूव करे कि आप हमारी कंट्री में आ सकते हो, घूम सकते हो, रह सकते हो, अप्रूवल, उसको हम वीजा बोलते हैं। लाइफ टाइम गोल्डन वीजा मतलब कि लाइफ टाइम आ सकते हो, बार बार आपको अप्रूवल लेने की जरूरत नहीं है। पहले क्या था? पहले इंडियंस को लार्ज इन्वेस्टमेंट करना पड़ता था यूएई में जाके। अब लार्ज इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है, एक फी देना है ना। बहुत मोटा फी नहीं है वैसे उस हिसाब से, बट फी एक देना है। और कोई अगर यूएई में रहने वाला नॉमिनेट करे, नॉमिनेशन एंड फी मॉडल, तो उस हिसाब से किसी भी इंडियन को न्यू गोल्डन वीजा यूएई का मिल सकता है। कंटेक्स्ट क्या है? गोल्डन वीजा ग्रांट लॉन्ग टर्म रेसिडेंसी टू फॉरेन नेशनल्स मीटिंग इन्वेस्टमेंट, प्रोफेशनल और अदर क्राइटेरिया। गोल्डन वीजा, ये पुराने वाले की बात कर रहे हैं हम, नए वाले की बात नहीं कर रहे हैं। तो पुराना गोल्डन वीजा जो है लॉन्ग टर्म रेजिडेंसी ऑफर करता था 10 साल का। 10 साल का रेजिडेंसी कहाँ पे ऑफर करता था? यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में, यूएई में, फॉरेन नेशनल्स को जो कि इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया का फुलफिल कर पा रहे हैं, प्रोफेशनल्स हैं। To UAE pioneered its golden visa in 2019 to attract talent and capital, initially requiring large real estate और business investment. 2019 में यूएई ने गोल्डन वीजा को बहुत पायनियर किया, मतलब ऊपर लेके गए, टू अट्रैक्ट टैलेंट एंड कैपिटल। टैलेंट को भी अट्रैक्ट करना और पैसे को भी अट्रैक्ट करना। जो लोग भी रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करेंगे, आके बिल्डिंग्स बनाएंगे, हाउसेज बनाएंगे, अगर वो क्राइटेरिया फुल करेंगे तो उनको क्या मिलता था? गोल्डन वीजा, जिसके तहत वो 10 साल आराम से रह सकते हैं कहाँ पे? यूएई में, और उसको रिन्यूअल कराएंगे। बैकग्राउंड क्या है? फॉरेनर्स इन द यूएई यूजुअली हैव रिन्यूएबल वीजाज वैलिड फॉर ओनली अ फ्यू इयर्स टाइड टू देयर एम्प्लॉयमेंट। और जिसके पास गोल्डन वीजा नहीं है, बाकी एम्प्लॉयर्स के लिए, बाकी एम्प्लॉयज के लिए रिन्यूएबल वीजा है। बार बार 2 साल, 3 साल, 5 साल, 10 साल का वीजा होगा जो आप रिन्यू करा सकते हो। बार बार ये वीजा आएगा। 2019 में गोल्डन वीजा लेके आया 5 साल और 10 साल के लिए। ये भी एक रिन्यूएबल वीजा है। जो किसको मिलेगा? इन्वेस्टर्स को मिलेगा, जो इन्वेस्ट करेंगे पैसा उनको। एंटरप्रेन्योर्स को मिलेगा, जो नया बिजनेस सेटअप करेंगे उनको। चीफ एग्जीक्यूटिव, सीईओ वगैरह को मिलेगा। साइंटिस्ट को मिलेगा। और जो स्टूडेंट्स हैं वहां पे उनको भी मिलेगा गोल्डन कार्ड स्कीम के तहत। यूएई गवर्नमेंट इन द पास्ट couple of years has made its policy more flexible. लास्ट 2 साल में और ज्यादा यूएई गवर्नमेंट ने अपनी पॉलिसी फ्लेक्सिबल बनाई है। लॉन्गर रेजिडेंसीज ऑफर कर रहा है। लॉन्गर रेजिडेंसी मतलब बहुत लंबे साल के लिए अब रेजिडेंसी यूएई जो है वो ऑफर कर रहा है। ठीक है, तो गोल्डन कार्ड स्कीम जो है वो उसी से रिलेटेड है कि अपना इकोनॉमी जो है वो और ज्यादा बूस्ट करना चाहता है यूएई। यूएई गोल्डन कार्ड में 10 साल का रेजिडेंसी ऑफर हो रहा था। एलिजिबिलिटी क्या है? एलिजिबिलिटी यह है, ऑल होल्डर्स ऑफ डॉक्टरेट डिग्री, जिनके पास डॉक्टरेट मतलब पीएचडी की डिग्री है, मेडिकल डॉक्टर्स हैं, जो एमबीबीएस एमडी वाले डॉक्टर हैं, कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक्स, प्रोग्रामिंग, इलेक्ट्रिकल एंड बायोटेक्निकल इंजीनियर्स हैं। इंजीनियर्स इन सारे सेक्टर्स में है, चाहे कंप्यूटर इंजीनियर है, चाहे इलेक्ट्रॉनिक्स वाले हैं, और खासकर जिनका स्पेशलाइजेशन है एआई में, बिग डेटा में, एपिडेमोलॉजी में। एपिडेमोलॉजी क्या है? डॉक्टर्स हैं, एपिडेमिक्स से बना है, ठीक है, डिजीज से बना है।
एज वेल एज हाई स्कूल स्टूडेंट लिविंग इन द यूएई। यूएई में जो 10th 11th 12th के स्टूडेंट होंगे जो बहुत टॉप कर रहे हैं वहां पे, उनको क्या मिलता था? 10 साल का रेजिडेंसी, है ना। अपने आप नहीं अप्लाई करना पड़ेगा, फिर मिलेगा, साथ साथ उनकी फैमिलीज को भी मिलेगा। स्टूडेंट्स फ्रॉम सर्टेन यूनिवर्सिटीज, हर यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट नहीं, कुछ खास यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट जिनका ग्रेड पॉइंट 3.8 और हायर है। 3.8, आप ये मत समझना कि 3.8 10 से बात हो रही है, 4 में से 3.8 और हायर है ग्रेड पॉइंट, उनको भी क्या मिलेगा? यूएई का गोल्डन वीजा के लिए वो लोग क्या हुआ करते थे? एलिजिबल हुआ करते थे। अब बात यह है कि इस पुरानी स्कीम में क्या क्या चेंज हुआ है, नए फीचर्स क्या क्या ऐड हुए हैं। अभी लाइफ टाइम रेसिडेंसी ऐड हुआ है ना। 5 और 10 ईयर्स की बात छोड़ के अब जो रेसिडेंसी मिलेगा वो लाइफ टाइम मिलेगा। अब सिर्फ नॉमिनेशन की जरूरत है, नॉमिनेशन। एप्लीकेशन नो लॉन्गर नीडेड टू मेक लार्ज प्रॉपर्टी और बिजनेस इन्वेस्टमेंट। बड़ा इन्वेस्टमेंट, बड़ा प्रॉपर्टी, ये सब की जरूरत नहीं है। इंस्टेड द क्वालिफाई बाई बीइंग नॉमिनेटेड बाई ए यूएई रेसिडेंट। अगर कोई भी यूएई का एग्जिस्टिंग रेसिडेंट जो है, या कंपनी जो है, या यूनिवर्सिटी जो है, या कोई इंस्टीट्यूशन जो है, अगर आपको नॉमिनेट कर दिया तो आप यूएई के गोल्डन वीजा के लिए, नए वाले गोल्डन वीजा के लिए एलिजिबल हो। भले ही आप बहुत इन्वेस्टमेंट नहीं करते हो, बट हाँ, एक फी देना पड़ेगा आपको। फी जो होगा ऑलमोस्ट 23.3 लाख रुपीज के अराउंड होगा, जो यूएई के करेंसी में 1 लाख है। रिप्लेसेस द प्रायर रिक्वायरमेंट टू लॉक अप मिलियंस इन प्रॉपर्टी और बिजनेस डील। अब प्रायर रिक्वायरमेंट जो था वो मिलियंस आपको खर्चा करना था, वहां पे इन्वेस्ट करना था, प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना था। अब वो इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। अभी ब्रॉड एलिजिबिलिटी क्या है? डॉक्टर्स नहीं है, साइंटिस्ट हैं, आर्टिस्ट हैं, एथलीट्स हैं, एंटरप्रेन्योर्स हैं, ठीक है, ये सब जो है एक तरह से नॉमिनेट होके और फीस दे के आ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कोई अगर कुछ भी 1 लाख रुपए महीने कमा रहा है, बट ही इज विलिंग टू डू फी ऑफ 23.3 लाख रुपीज का अगर वो फी देना चाहता है, उसको वहां के किसी सिटीजन ने नॉमिनेट कर लिया, तो फिर वो यूएई का गोल्डन वीजा को ले सकता है। फैमिली इंक्लूजन, लाइफ टाइम वीजा होल्डर्स कैन स्पॉन्सर फैमिली मेंबर विदाउट एडिशनल रेसिडेंसी फी। बिना एडिशनल रेसिडेंसी फी के फैमिली को इंक्लूड किया जा सकता है, और बिना स्ट्रिक्टर स्टे रिक्वायरमेंट के फैमिली उनकी वहां पे जा सकती है और रह सकती है। अब यूएई ऐसा कर क्यों रहा है? यूएई ट्रेडिशनली एक ऐसा कंट्री है, एनर्जी डोमिनेटेड कंट्री है, वहां से क्रूड ऑयल और बाकी चीजें निकलती है, बट धीरे धीरे ये कंट्रीज अपने आप को डाइवर्सिफाई करने लगी। और अभी डाइवर्सिफाई करके उनको चाहिए और ज्यादा डॉक्टर्स, और ज्यादा इंजीनियर्स, और ज्यादा रिसर्चर्स चाहिए, है ना। सिर्फ ऑयल इकोनॉमी से काम नहीं चलेगा, टेक्नोलॉजी, हेल्थ केयर, कल्चर, स्पोर्ट, सब में अपना एनर्जी को क्या करेंगे? डाइवर्सिफाई करेंगे। सब में अपना इकोनॉमी को क्या करेंगे? डाइवर्सिफाई करेंगे। तो इसीलिए प्रोसेस को और ज्यादा क्या बनाया जा रहा है? सिंपल बनाया जा रहा है, और ज्यादा स्किल्ड प्रोफेशनल कहाँ जाएंगे? यूएई में जाएंगे। अगर हम इंडियन डायस्पोरा की बात करें, डायस्पोरा मतलब वैसे लोग जो इंडियन ओरिजिन के हैं, या तो इंडियन रेसिडेंट भी हैं जो जाके किसी और कंट्रीज में रह रहे हैं, तो सबसे ज्यादा आपको लोग कहाँ मिलेंगे? यूएई में मिलेंगे, है ना। यूएई में रहने वाले लोग जो हैं वो सबसे ज्यादा डायस्पोरा वाले लोग हैं। 3.5 मिलियन, 35 लाख लोग जो हैं इंडियन जो है वो कहाँ पे रह रहे हैं? यूएई में रह रहे हैं। अब जब इंडियन वहां रहते हैं, डायस्पोरा क्या करता है? आपको पैसे भेजता है। पैसे भेजता है जिसको रेमिटेंस बोलते हैं। परमानेंट स्टेटस में इनकरेज expatriates to invest more confidentially in startups and financial market। अगर परमानेंट स्टेटस मिलता है, पहले स्टेटस कितने का था? 5 ईयर का। पहले स्टेटस कितने का था? 10 ईयर का। अगर परमानेंट मिलता है तो जो भी एक्सपैट्रिएट्स होंगे, मतलब पैसा इन्वेस्ट करने वाले होंगे, वो और ज्यादा पैसा इन्वेस्ट कर पाएंगे और कॉन्फिडेंस के साथ यूएई में पैसा इन्वेस्ट कर पाएंगे। ब्रेन सर्कुलेशन हो पाएगा। लोग यहाँ से, इंडिया से यूएई गए, यूएई से वापस इंडिया आए, वो इजिली आ जा पाएंगे। दोनों कंट्रीज में एक्सपर्टीज शेयर हो पाएगी। किसी को रिस्क नहीं लगेगा कि हाँ ठीक है, यूएई में इतने फुल टाइम का वीजा तो मिल ही रहा है, रिस्क वाली बात नहीं लगेगी। माइग्रेशन सर्कुलर होगा, लोग आते जाते रहेंगे डेस्टिनेशन कंट्री से, डिपार्चर कंट्री से सर्कुलर माइग्रेशन बना रहेगा, है ना। माइग्रेशन, इंडिया से लोग माइग्रेट होके यूएई जाएंगे, यूएई से लोग वापस इंडिया आएंगे, कल्चरल एक्सचेंज होगा, रेमिटेंस से जाएगा, मतलब पैसा आएगा, है ना। यूएई से अगर किसी, मान लो तुम्हारा कोई फ्रेंड अगर यूएई में काम करता है, वो काम करके आपको पैसे भेज रहा है, या अपनी फैमिली को पैसे भेज रहा है, तो उसको आप क्या बोलोगे? रेमिटेंस बोलोगे। इम्प्लीकेशन फॉर इंडिया यूएई रिलेशन, हमारे रिलेशन के लिए क्या इम्प्लीकेशन है? हम दोनों कंट्रीज का सॉफ्ट पावर बढ़ रहा है, डिप्लोमेसी बढ़ रहा है, बाइलेटरल गुडविल बढ़ रहा है, ट्रेड और इजी हो जाएगा, डिफेंस और टेक्निकल कोऑपरेशन
और ज्यादा इजी हो जाएंगे। रीजन में भी कंपटीशन बढ़ेगा, बाकी कंट्रीज भी सोचेंगे कि यूएई के साथ compete करने के लिए इंडिया के साथ और ज्यादा, और टैलेंट को अट्रैक्ट करने के लिए वो भी ऐसा काम करेंगी, है ना। इंडिया के लिए एक पॉलिसी ब्लूप्रिंट जैसा है, स्टडीज यूएई's मॉडल टू इनहेंस ओसीआई टाइप बेनिफिट। ओसीआई मतलब ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, ऐसे लोग जो इंडियन सिटीजन नहीं है बट वो पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है, ठीक है, जो इंडिया के साथ भी जुड़े रहना चाहते हैं, उनको अलग से एक कार्ड इशू करती है गवर्नमेंट, जिसको बोलते हैं ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया। तो ऐसे लोग जो ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया होगा, ऐसा बेनिफिट और ज्यादा एक्सप्लोर कर पाएगी। कौन कर पाएगी? इंडियन गवर्नमेंट कर पाएगी। और एनआरआई तो इंडियन ही है। आप चले गए दुबई 1 साल के लिए, तो आप क्या बन जाओगे? एनआरआई बन जाओगे। 2 साल के लिए गए, क्या बन जाओगे? एनआरआई बन जाओगे। वहां पे जाके परमानेंटली सेटल हो गए, वहां का सिटीजनशिप ले लिया, अब आप क्या बन जाओगे? पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। अब आप इंडियन नहीं रहे, इंडियन ओरिजिन के पर्सन रहे बस। चैलेंजेस क्या है? नॉमिनेशन कैपेसिटी, कितना नॉमिनेशन ले पाएगा यूएई? इंडिया में बहुत सारे लोग हैं जो वो 23 लाख फी दे पाएंगे, है ना, और जा पाएंगे, तो कितने नॉमिनेशन ले पाएगा? डिमांड में एक्सीड अवेलेबल नॉमिनेशन, जितना भी नॉमिनेशन है उससे ज्यादा डिमांड हो पाएगा। अफोर्डेबिलिटी, जो फीस है वो प्रायर इन्वेस्टमेंट से लोअर है, बट फिर भी मिड लेवल प्रोफेशनल्स के लिए बहुत ज्यादा है, स्मॉल इंटरप्रेन्योर्स के लिए बहुत ज्यादा है। 24 lakhs के अराउंड फीस जो है वो बहुत कम फीस भी नहीं होता। 4-5 lakhs इज ओके, बट दैट इज ऑलमोस्ट 24 लाख रुपीज में, है ना। अगर हम यहाँ पे एडी में बात करें जो कि करेंसी है यूएई का, तो उसमें 1 लाख के अराउंड फीस देना पड़ेगा। रीजनल कॉम्पिटिशन, नेबरिंग स्टेट जो होंगे, सऊदी अरेबिया, कतर, इंट्रोड्यूस देयर ओन लॉन्ग टर्म वीजा, वो भी इंट्रोड्यूस करेंगे। यूएई मस्ट कंटिन्यू इनहेंसिंग बेनिफिट्स सच एज टैक्स इंसेंटिव्स, हेल्थ केयर एक्सेस, सोशल सर्विस टू रिमेन द डेस्टिनेशन ऑफ चॉइस, है ना। आपने सुना होगा ना, हबीबी कम टू दुबई। दुबई कहाँ है? यूएई में ही है। ये जो कंट्री आप देख रहे हो, ये वाला कंट्री है ना, ये वाला कंट्री क्या है? दैट इज कंपेटिटिवली वेरी स्मॉल कंट्री। ये क्या है? यूएई है। समझ में आ रही बात? यहाँ पे क्या है? ओमान है। ओमान देखो कितना बड़ा है। ये रहा यमन। यमन में तो प्रॉब्लम चलती रहती है। सऊदी अरेबिया इस रीजन का सबसे बड़ा कंट्री है, ठीक है, लेकिन सबसे ज्यादा अट्रैक्ट कौन कर रहा है? यूएई। यहाँ देखोगे अगर मुंबई, तो मुंबई से जो यूएई की फ्लाइट है, दुबई की फ्लाइट है, वो बहुत जल्दी लोग मुंबई से यूएई पहुंच जाते हैं। पर बाकी अगर हम बात करें बाकी जगह की, तो मुंबई से यहाँ गुवाहाटी आने में इनफैक्ट ज़्यादा टाइम लगता है कंपेयर टू मुंबई टू यूएई। और कहने की ये बात है कि इतना छोटा सा कंट्री जो है, जो बाकी ओमान के कंपेरिजन में, सऊदी अरेबिया के कंपेरिजन में ज़्यादा फॉरेनर्स को अट्रैक्ट क्यों कर पा रहा है? तो बिकॉज ऑफ देयर पॉलिसी। पॉलिसी वो लोग अच्छा बना के रखे हैं, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी अच्छा बना के रखे हैं, बाकी कंट्रीज ज़्यादा फेवरेबल इन्वायरमेंट दे के रखे हैं, तो अच्छा काम हो पा रहा है। इंडिया यूए रिलेशन लास्ट कुछ सालों में तो बहुत तेज, बहुत ज्यादा आगे बढ़ा है। रिलेशनशिप एक तरह से आप बोल सकते हो, वहाँ के जो रूलर है अबू धाबी, जिनके नाम पे बना हुआ है सिटी, 1966 में एक तरह से रिलेशनशिप फ्लरिश करना स्टार्ट हुआ, है ना। यूएई फेडरेशन क्रिएट हुआ 1971 में। ये बैकग्राउंड डिटेल है। 2019 में मोदी जी जब यूएई गए थे तो उनको जायद मेडल मिला, यूएई का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड। Indian Prime Minister visit UAE in August 2015 mark the beginning of new and comprehensive and strategic partnership। हमारा comprehensive strategic partnership 2015 से स्टार्ट हुआ, ठीक है। फिर यूएई के जो प्रिंस हैं, क्राउन प्रिंस, उन्होंने विजिट किया। अबू धाबी के प्रिंस ने विजिट किया फरवरी 2016 में इंडिया को, और बहुत सारे टॉपिक पर डिस्कशन हुआ। बाईलैटरल मतलब दो कंट्रीज के बीच का, रीजनल मतलब पूरे रीजन का, मल्टीलैटरल मतलब पूरे वर्ल्ड का, जो भी इश्यूज है उस पर हम लोगों ने डिस्कस किया। अब बहुत सारा इंडिया ऐसा चीज है जो एक्सपोर्ट करता है दुबई को, फूड आइटम्स, ऑब्वियसली मशीनरी, जेम्स एंड ज्वेलरी, टेक्सटाइल, इंजीनियरिंग, ये सब हम दुबई को करते हैं एक्सपोर्ट। इंपोर्ट क्या करेंगे? क्रूड ऑयल, पेट्रोलियम, प्रीसियस मेटल, मिनरल, ये सब हम इंपोर्ट करते हैं। ट्रेड हमारा लास्ट ईयर $59 बिलियन के आसपास था, अभी और बढ़ गया होगा। डेटा आने दो, फिर डेटा से चीजें आगे समझ में आएंगे। यूएई इज द सेकंड लार्जेस्ट एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन ऑफ इंडिया। सबसे ज्यादा यूएस के बाद हम एक्सपोर्ट कहाँ करते हैं? यूएई में कर रहा होता है। इंडिया यूएई नॉन ऑयल ट्रेड, ऑयल छोड़ दो तो भी ट्रेड हमारा काफी ज्यादा है। ऐसा नहीं है कि हम ऑयल में ही ट्रेड कर रहे हैं, लोकल करेंसी में भी हम लोगों ने सेटलमेंट करना शुरू कर दिया है, ठीक है। जो यूएई की करेंसी है उसमें, और जो इंडिया करेंसी है रुपी, उसमें। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, जो हम लोगों ने एक तरह से फ्री ट्रेड अग्रीमेंट साइन किया
2 साल पहले कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट, जिसको सेपा बोलते हैं। सेपा हैज फैसिलिटेटेड $85 बिलियन इन एनुअल ट्रेड। इसके आने के बाद से ट्रेड, ये 59 बिलियन जो सेपा के पहले था, ट्रेड हमारा 85 बिलियन भी क्रॉस कर रहा है। ठीक है, दोनों कंट्रीज के लिए अपॉर्चुनिटीज आ रहे हैं। इंडिया में जो गिफ्ट सिटी है वहां पे यूएई को इन्वेस्ट करना है, यूएई को मोर देन $100 बिलियन इन्वेस्ट करना है। ठीक है, इंडिया यूएई रिलेशन में कल्चरल एग्रीमेंट भी है, कल्चरल कोऑपरेशन भी हम बहुत ज्यादा करते हैं। इंडियन कम्युनिटी, हर डेटा में आपको थोड़ा इंडियन कम्युनिटी का डेटा अलग मिलेगा, क्योंकि डेटा कभी 1 साल पुराना है, कोई 2 साल, कोई 3 साल पुराना है, कोई 6 महीने पुराना है, तो कई बार डेटाज की वेरिएबिलिटी मिलती रहती है ना। इवन एवर स्ट्रेंथनिंग कल्चरल बॉन्ड, इंडिया और यूएई के बीच में जो कल्चरल बॉन्ड है वो धीरे धीरे और भी ज्यादा बढ़ता जा रहा है। So by introducing a lifetime nomination built golden visa, the UAE has strategically shifted from capital intensive residency to a more inclusive talent focused model. For India's large expatriate community, large expatriate मतलब जो UAE में इन्वेस्ट करते हैं और वहां से पैसा एक्सपेट्रिएट करके ले आएंगे, निकाल के ले आएंगे, दिस ऑफर अनमैच्ड स्टेबिलिटी एंड मोबिलिटी, है ना। तो इससे यूएई का भी डाइवर्सिफिकेशन होगा और इंडिया के जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स को भी फायदा होने वाला है। सेकेंड टॉपिक, इंडियन हेल्थ केयर अचीवमेंट्स एंड माइलस्टोन। तो ये देखो, ये आर्टिकल लिखा हुआ है हमारी यूनियन मिनिस्टर ऑफ हेल्थ श्री जगत प्रकाश नड्डा जी का। जेपी नड्डा जो बीजेपी के अध्यक्ष भी थे, और इन्होंने ये आर्टिकल लिखा है। तो इस आर्टिकल में आपको ऑलमोस्ट 10-11 ईयर से जो भी काम हुआ है बीजेपी के शासनकाल में हेल्थ के डायमेंशन में, वो सारी चीजें आपको यहाँ पे मिल जाएंगी, है ना। सारा डेटा आपको मिल जाएगा। तो ये एक सिंगल टॉपिक, आपका हेल्थ टॉपिक जो है, जो आपके मेंस के लिए काम आएगा, पूरा पूरा कंप्लीट कर देगा, है ना। बिटवीन 2014 एंड 2025 इंडियाज हेल्थ सेक्टर अंडरवेंट अ ड्रामेटिक ओवरहॉल। इंडिया का हेल्थ सेक्टर ने ड्रामेटिक ओवरहॉल मतलब चेंज लेके आया है। ठीक है, एंकर्ड इन स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल विल, पॉलिटिकल विल ने, स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल विल, जैसे प्राइम मिनिस्टर के विल ने इसको एंकर किया। इंक्रीज पब्लिक स्पेंडिंग, पब्लिक स्पेंडिंग मतलब गवर्नमेंट का स्पेंडिंग बढ़ाया हेल्थ पे। एडॉप्शन किया डिजिटल टेक्नोलॉजी का, वो बहुत तेजी से किया। तो ऑब्वियसली ये कौन बोल रहे हैं, हमारे हेल्थ मिनिस्टर। लास्ट 11 ईयर्स की बात बोल रहे हैं कि इंडिया का हेल्थ केयर ने बहुत ज्यादा सब्सटैंशियल ट्रांसफॉर्मेशन दिखाया है। ट्रांसफॉर्मेशन कैसे आया है, हमने पॉलिसीज अच्छी बनाई है, नेशनल हेल्थ मिशन बनाया है, स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल कमिटमेंट एट फेडरल एंड स्टेट लेवल, फेडरल लेवल पे, स्टेट लेवल पे हमने पॉलिटिकल कमिटमेंट क्या दिखाया है, बहुत स्ट्रॉन्ग दिखाया है। पब्लिक हेल्थ स्पेंडिंग फंडिंग क्या दिखाई है, बहुत ज्यादा इंक्रीज दिखाई है। एडॉप्शन ऑफ टेक्नोलॉजी ड्रिवन सॉल्यूशन, टेक्नोलॉजी ड्रिवन सॉल्यूशन दिखाया हम लोगों ने। टेलीमेडिसिन से रिलेटेड, डिजिटल रिकॉर्ड से रिलेटेड, अलाइन विद सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 3, जो कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 3 से रिलेटेड है, गुड हेल्थ और वेलबींग से रिलेटेड है। अब यहाँ हमारा विजन शिफ्ट हो रहा है फ्रॉम इलनेस टू वेलनेस, है ना। इलनेस से कहाँ शिफ्ट हो रहा है, वेलनेस की तरफ। प्रोएक्टिव वेलबींग अप्रोच यहाँ पे आ रहा है। इम्फेसिस ऑन प्रिवेंटिव एंड प्रोमोटिव केयर यहाँ पे आ रहा है, रादर देन अ क्यूरेटिव वन, है ना। यहाँ पे पॉलिसी बैकबोन क्या है, हम लोगों ने नेशनल हेल्थ मिशन अडॉप्ट किया था 2017 में, जिससे हम लोगों ने हेल्थ को रिफॉर्म करना स्टार्ट किया। प्रोएक्टिव का मतलब क्या होता है, प्रोएक्टिव मतलब कि खुद से पहले हेल्थ के लिए काम करना स्टार्ट किया जाए। ऐसा नहीं कि जब बीमार होगा तभी आप रिएक्शन करोगे, प्रोएक्टिव मतलब बीमार होने के पहले रिएक्शन करा जाए। ठीक है, हेल्थ के मामले में और हर मामले में प्रोएक्टिव यूज हो सकता है। प्रिवेंटिव केयर क्या होता है, प्रिवेंट किया जाए, वैक्सीन दिया जाए। प्रोमोटिव केयर क्या होता है, आप कमेंट में बताइए प्रोमोटिव केयर क्या होता है। रादर देन क्यूरेटिव, क्यूरेटिव मतलब बीमार हो जा रहा है उसको ठीक करने को हम क्या बोलते हैं, क्यूरेटिव केयर बोलते हैं। हेल्थ केयर इन 2014 की गैप्स, 2014 में गैप्स कहाँ था, हमारा हेल्थ केयर जो इंफ्रास्ट्रक्चर था वो बहुत ज़्यादा वीक था, इनसफिशिएंट था। कम्युनिटी हेल्थ सेंटर थे हमारे पास बट कम थे, डायग्नोस्टिक सेंटर थे हमारे पास बट कम थे, डॉक्टर्स का शॉर्टेज था, नर्सेज का शॉर्टेज था, डॉक्टर नर्सेज के अलावा अलग अलग प्रोफेशनल का शॉर्टेज था। सर्विस क्वालिटी जो है वो अनइवन था, पैची एक्सेस था, कभी एक्सेस हो रहा है डॉक्टर्स का, कभी नहीं हो रहा है, कभी डॉक्टर्स का केयर अच्छा मिल रहा है, कभी नहीं हो रहा। अफोर्डेबिलिटी बहुत खराब था, पुअर लोग अफोर्ड नहीं कर पाते थे, अफोर्ड नहीं कर पाते थे, उनके पॉकेट से खर्चा बहुत हो रहा है। पॉकेट से खर्चे को बोलते हैं OOPE, आउट ऑफ द पॉकेट एक्सपेंडिचर, खुद के पॉकेट से ज्यादा खर्च होना। हेल्थ केयर का कॉस्ट खुद के पॉकेट से 60% से ज्यादा, ऑलमोस्ट 2/3 पैसा जो है वो खुद के पैसे से खर्च होता था। आपको लगेगा कि सर खुद के पैसे से ही खर्च होगा ना, कि कोई बीमार होगा तो खुद के पैसे से ही खर्च होगा, नहीं, बाकी कंट्रीज में ऐसा नहीं है। हेल्थ इंश्योरेंस होता है, गवर्नमेंट जो है वो पैसा देती है, आप हेल्थ इंश्योरेंस करा के रखते हो, वहां से पैसा आता है।
जब आप बीमार हो गए 5 लाख रुपया लगना है तो खुद के पॉकेट से खर्च नहीं होता है, बाकी कंट्रीज में खासकर जो डेवलप्ड कंट्री है वहां पे, बट यहाँ पे 67% पैसा खुद के पॉकेट से खर्च हो रहा था। अब ये सारा चीज यहाँ पे हो रहा था। आउट ऑफ द पॉकेट एक्सपेंडिचर हमने बता ही दिया। फिर आयुष्मान आरोग्य मंदिर की शुरुआत हुई, है ना, जिसमें प्रिवेंटिव, प्रोमोटिव, क्यूरेटिव, रिहैबिलिटेटिव, जो ड्रग्स व्रग्स ले रहा है उसको रिहैबिलिटेट करना, पैलिएटिव, पैलिएटिव केयर मैंने आपको कुछ दिन पहले ही बताया था, जो खासकर ओल्ड एज लोग हो जाते हैं, ओल्ड एज लोग होने लगते हैं, है ना, उनको तरह तरह का आपको सुविधाएं देना, सो दैट उनका पेन कम हो एट कम्युनिटी लेवल। ये सब स्टार्ट हुआ आयुष्मान आरोग्य मंदिर बना के। ई संजीवनी, ई मतलब इलेक्ट्रॉनिक, है ना, टेली मेडिसिन प्लेटफॉर्म जहां से आप ऑनलाइन मेडिसिन ऑर्डर कर सकते हो, ऑनलाइन डायग्नोसिस के लिए इनेबल कर सकते हो, कंसल्टेशन ले सकते हो, ये ई संजीवनी स्टार्ट हुआ। टेली मानस, है ना, आप में से हो सकता है देखने वाले में बहुत सारे लोग मानस होंगे, मानस लोग हाजिर लगाओ। टेली मानस मतलब दूर का टेली काउंसलिंग सर्विस अंडर द नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम ऑफरिंग फ्री मेंटल हेल्थ सपोर्ट वाया वीडियो एंड ऑडियो कॉल्स। मानस मतलब मन होता है, तो जिनका काउंसलिंग चाहिए, जिनको जिनका मन खराब हो रखा है उनके लिए। बाकी टर्मिनोलॉजी में क्या है, एमएमआर, एमएमआर मतलब मैटरनल मोर्टेलिटी, है ना, कि कितने मैटरनल डेथ हो रहे हैं अगर 1 लाख लाइव बर्थ हो रहा है तब। इन्फेंट मोर्टेलिटी, छोटे बच्चों का डेथ कितना हो रहा है 1000 बर्थ में। नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, वैसा डिजीज जो एक दूसरे से पास ऑन नहीं होगा, जैसे हाइपरटेंशन नहीं पास होगा। कार्डियोवास्कुलर डिजीज किसमें आते हैं, आपका बीपी, हाइपरटेंशन, डायबिटीज का नाम आपने सुना हुआ है, कैंसर, कैंसर भी किसी पर्सन को ट्रांसफर नहीं होता है। रेस्पायरेटरी डिजीज जो है वो भी जनरली, क्रोनिक रेस्पायरेटरी डिजीज किसी को ट्रांसफर नहीं होता है। कोविड वोविड क्या है, कम्युनिकेबल डिजीज है। नॉन कम्युनिकेबल डिजीज में कार्डियोवास्कुलर डिजीज जैसे हाइपरटेंशन मतलब बीपी, डायबिटीज, ये सब, कैंसर, ये सब चीजें आ जाती हैं। मास लेवल पे स्क्रीनिंग हो रहा है, स्क्रीनिंग मतलब उनको देखा जा रहा है कौन बीमार है कौन नहीं है, प्रिवेंशन के लिए मेजर्स लिए जा रहे हैं। की पिलर्स फॉर ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसफॉर्मेशन के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लास्ट 11 ईयर में क्या किया है, प्राइमरी केयर को स्ट्रेंथन किया है, आयुष्मान आरोग्य मंदिर बनाए। कितने मंदिर बनाए, 1.77 लाख, है ना, आयुष्मान भारत आरोग्य मंदिर, छोटा छोटा प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर जहां पे ये सारे काम हो रहे हैं, जहां पे माताओं का इलाज हो रहा है, जहां बच्चों का इलाज हो रहा है, जहां नॉन कम्युनिकेबल डिजीज के लिए, बीपी के लिए, और बाकी आपका शुगर जिसको बोलते हो, डायबिटीज के लिए, कैंसर के लिए सपोर्ट दिया जा रहा है, स्क्रीनिंग किया जा रहा है। टेली मेडिसिन प्लेटफॉर्म है, ई संजीवनी को जनरल कंसल्टेशन के लिए यूज हो रहा है, टेली मानस का यूज हो रहा है। टेली मेडिसिन का यूज जो देखो डेटा के हिसाब से बताते हैं, 2019 से ये 2024 टेली मेडिसिन सब लोग ऑनलाइन सुविधाओं का यूज कर रहे हैं हम लोग, है ना, पोर्टल पे साइन करो, लॉग इन करो, ओपीडी डायरेक्टली आप फोन पे वीडियो कॉल पे बात करो। टेली कंसल्टेशन जो है वो और ज्यादा अवेलेबल हो गया। टेली मतलब डिस्टेंस, टेलीफोन, डिस्टेंस से फोन, ठीक है। की पिलर्स ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसफॉर्मेशन में जो मैटरनल मोर्टेलिटी था, मैटरनल मोर्टेलिटी 86% से कम हो गया है, इन्फेंट मोर्टेलिटी 73% से कम हुआ है। जब पूरे वर्ल्ड में 43% से कम हो रहा है, हमारा और ज्यादा कम हो रहा है ना, पूरे वर्ल्ड में जब 58% से कम हो रहा है, हमारा और ज्यादा कम हो रहा है। मतलब जितनी माताएं पहले मरती थी उससे कम मर रही हैं, जितने बच्चे पहले मरते थे उनसे कम मर रहे हैं। नॉन कम्युनिकेबल डिजीज का स्क्रीनिंग बढ़ा दिया गया है। 28 करोड़ को स्क्रीन किया गया कि आपको हाइपरटेंशन मतलब ब्लड प्रेशर है क्या, 27 करोड़ को कि आपको डायबिटीज है क्या, ओरल कैंसर है क्या। प्रायोरिटाइजेशन ऑफ ब्रेस्ट, सर्वाइकल एंड ओरल कैंसर का अर्ली डिटेक्शन होना शुरू हो गया है। अर्ली डिटेक्शन के बाद लाइफ बचाना थोड़ा इजी हो जाता है। इम्यूनाइजेशन के लिए, बच्चों को वैक्सीन देने के लिए एक स्कीम है जिसको बोलते हैं इंद्रधनुष स्कीम। 5.46 करोड़ चिल्ड्रन को वैक्सीन मिला है, 1.3 करोड़ प्रेग्नेंट वुमेन को इम्यूनाइज किया गया है। पोलियो को इरेडिकेट किया गया है, ट्रैकोमा का इरेडिकेट किया गया है, ट्रैकोमा जो आई रिलेटेड डिजीज है, लाल आंखें। मलेरिया को 80% डाउन किया गया है। टीबी 18% डाउन हो गया है, टीबी से मरने वाले लोग 28% कम हो गए। यू विन पोर्टल लॉन्च हुआ, यू विन। डिजिटल वैक्सीनेशन हो रहा है, 42.75 करोड़ डोज एडमिनिस्ट्रेड टिल में। डिजिटल वैक्सीनेशन का मतलब वैक्सीनेशन का डिजिटाइज रिकॉर्ड मेंटेन किया जा रहा है। आपको ऑनलाइन तो वैक्सीन नहीं दिया जाएगा, बट हाँ ये देखो ये सारा चीज जो है डायरेक्टली मेंशन करो। कालाजार को एलिमिनेट कर दिया गया, है ना। तो मेंस के लिए तो एकदम डायरेक्टली इंपॉर्टेंट है, प्रीलिम्स के लिए आपसे यूविन पोर्टल क्या है, टीवी क्या है, टीवी के बारे में, कालाजार, ट्रैकोमा, इस सब के बारे में नेक्स्ट प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है। मिशन इंद्रधनुष के बारे में क्या है, इंद्रधनुष 2014 में लॉन्च हुआ। इंद्रधनुष क्या है, बच्चों को वैक्सीन देने से रिलेटेड है,
बच्चों को 90% से ज्यादा बच्चों को यहाँ फुल इम्यूनाइजेशन, बहुत सारी वैक्सीन दी जा रही है। और वैक्सीन से क्या किया जा रहा है, वैक्सीन से उनको जो आगे आने वाली प्रिवेंटेबल डिजीज है उनसे बचाया जा रहा है। और माताओं के लिए भी वही काम किया जा रहा है। यूइन पोर्टल लॉन्च हुआ था 2024-25 में। फॉर मैनेजिंग इम्यूनाइजेशन, इंटेंसिफाइड एफर्ट ऑफ मिशन इंद्रधनुष, प्रोग्रेस सो फार, वैक्सीनेटेड 5.47 करोड़ चिल्ड्रन एंड 1.32 करोड़ प्रेग्नेंट वुमेन को यहाँ पे क्या किया गया, वैक्सीन किया गया। ट्रांसफॉर्मेशन के लिए और क्या किया जाएगा, फाइनेंसिंग एंड अफोर्डेबिलिटी, पब्लिक हेल्थ स्पेंडिंग, पब्लिक हेल्थ स्पेंडिंग 1.13% से बढ़ के 1.84%। मतलब हेल्थ में गवर्नमेंट जो खर्चा करती थी वो पहले सिर्फ 1.13% था, अब वो 1.84% है। आउट ऑफ पॉकेट जो लोगों से खर्चा 63% के आसपास होता था, वो 40% से कम हो गया है। फ्री ड्रग्स, ड्रग्स मतलब वो ड्रग्स वाला ड्रग्स नहीं, दवा एंड डायग्नोस्टिक्स मिल रही है ना, बहुत सारे स्कीम्स उसको कवर कर रहे हैं। पीएम नेशनल डायलिसिस सेंटर, डायलिसिस किडनी के लिए होता है, उसके 28 लाख बेनिफिशरीज हो गए जिन लोगों ने अपने 8000 करोड़ से ज्यादा आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर बचाया है। इमरजेंसी रिस्पांस के लिए नेशनल एम्बुलेंस सर्विस लॉन्च किया गया है ना, प्रोवाइडिंग फ्री डायलिसिस। डायलिसिस किसके लिए होता है, किडनी के लिए होता है। की पिलर्स ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसफॉर्मेशन करने के लिए और 2021 से क्या, पीएम अभीम किया गया। अभीम मतलब प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन, हेल्थ के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर को और ज्यादा बिल्ड किया जा रहा है। लॉन्ग टर्म पब्लिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड किए जा रहे हैं, हर डिस्ट्रिक्ट में हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड किया जा रहा है, उनमें कैपेसिटीज डेवलप की जा रही हैं। नए आरोग्य मंदिर मतलब हॉस्पिटल बने हैं, प्राइमरी हॉस्पिटल, क्रिटिकल केयर ब्लॉक्स बने हैं, क्रिटिकल केयर जहां पे अचानक से एक्सीडेंट वगैरह का इलाज किया जा सके। डिस्ट्रिक्ट पब्लिक हेल्थ लैब बने, ह्यूमन रिसोर्स एक्सपेंशन, 5.23 लाख हेल्थ वर्कर एडेड, एडिंग 1.18 लाख कम्युनिटी हेल्थ वर्कर, लिंकिंग कम्युनिटीज टू क्लिनिक केयर, क्लिनिक केयर से कम्युनिटीज को लिंक किया जा रहा है। व्हाट इज द कंक्लूजन, कंक्लूजन टुवर्ड्स यूनिवर्सल हेल्थ केयर। India's healthcare journey from 2014 to 2025 represents a paradigm shift from illness to wellness, backed by innovative policies, digital tool and fiscal support. तो पैराडाइम शिफ्ट हो रहा है जहां पे इलनेस से वेलनेस पे काम हो रही है, इनोवेटिव पॉलिसीज दिया जा रहा है, डिजिटल टूल दिया जा रहा है, ठीक है, ये सारा कुछ काम किया जा रहा है। द करंट फाउंडेशन ऑफर स्ट्रॉन्ग मोमेंटम टुवर्ड्स अचीविंग यूनिवर्सल हेल्थ केयर कवरेज। करंट फाउंडेशन जो है स्ट्रॉन्ग मोमेंटम दे रहा है जिससे कि यूनिवर्सल हेल्थ केयर कवरेज अचीव किया जा सके, हेल्थ रिलेटेड कवरेज अचीव किया जा सके, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को अचीव किया जा सके। गोल क्या है, हेल्थ सर्विस को और अफोर्डेबल बनाना और यूनिवर्सली एक्सेस बनाना, अर्बन रूरल डिवाइड को कम करना, इक्वालिटी लेके आना हेल्थ केयर में और क्वालिटी लेके आना हेल्थ केयर में। तो आई होप ये दोनों टॉपिक्स आपको समझ में आए होंगे। जो भी कीवर्ड्स आपको अच्छे लगे हों या आपको लगेगा कि आप एग्जाम में यूज कर पाएंगे या कुछ और वोकेबलरी, आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। थैंक यू एंड जय हिंद।